हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज। और आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक बहुत ही शानदार तरीके से आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन के बारे में आप सभी जानते हैं कि कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या होता है, C होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, 6। परमाणु क्रमांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, Z से। तो परमाणु क्रमांक जो है कार्बन का वो कितना होता है, 6 होता है। और किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। याद रखें साथियों, किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन में 6 तो इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन भी क्या होंगे, 6 होंगे। अब इसकी परमाणुीय संरचना हम देखें तो देखिए, ये कार्बन का नाभिक, नाभिक के चारों ओर पहली वर्ताकार कक्षा, ये दूसरी वर्ताकार कक्षा। तो आप सभी जानते हैं कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो चलिए कार्बन में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो यहाँ पे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, तो शेष कितने रहे, 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे दूसरी कक्षा में होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर चीज स्थायी होना चाहती है। यहां तक कि परमाणु भी क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। तो एक परमाणु स्थायित्व को कब प्राप्त करता है, जब उसका बाह्यतम कोश, किसी भी परमाणु का बाहरी कोश जो होता है, यदि वो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरा हुआ है तो वो परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन में कितनी कक्षाएं होती हैं, 2 कक्षाएं हैं। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन क्या करेगा, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। लेकिन कार्बन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, कार्बन के लिए पॉसिबल क्यों नहीं है। तो यहां पे हमने देखा कि कार्बन के पास कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करता है तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पे ध्यान दीजिए, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 6 प्रोटॉन है। सॉरी, कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो ऐसा परमाणु जिसके पास 6 प्रोटॉन है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। तो चलिए, इसके पास एक ऑप्शन और है। वो ऑप्शन कौन सा है, देखिए, मान लीजिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग तो सकता है। तो यहाँ पे यदि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे तो ये पूरी कक्षा यहां से क्या होगी, हट जाएगी। और कार्बन के पास कितनी कक्षा बचेगी, एक कक्षा बचेगी जो कि इलेक्ट्रॉनों से पूरी भरी हुई है। और इस प्रकार कार्बन स्थायित्व को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कहा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, त्याग करे। तो क्यों नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग। तो यहाँ पे हम बात करें कार्बन की, तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, कार्बन का जो आकार है, क्या है स्टूडेंट, आकार। कार्बन का जो आकार है वो क्या होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। और कार्बन का आकार छोटा है तो इसका जो बाहरी कोश है वो नाभिक के क्या होगा, नजदीक होगा। और इसकी वजह से आप जानते हैं कि नाभिक में आवेश कैसा होता है,
प्लस होता है और इलेक्ट्रॉनों पे आवेश कैसा होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी कि जो कार्बन का आकार छोटा है इसकी वजह से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा प्रबल आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता। तो कार्बन के लिए यह भी पॉसिबल नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, त्याग करे। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ना तो ग्रहण कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। तो फिर ये स्थायित्व को कैसे प्राप्त करेगा? तो देखिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो फिर ये क्या करता है, ये अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणु से या अन्य किसी कार्बन परमाणु से क्या करता है, शेयर करता है, यानी कि उनकी साझेदारी करता है। क्या करता है स्टूडेंट, साझेदारी किसके साथ, या तो किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ या फिर अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी करेगा। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये क्या बनाता है, बंध बनाता है। क्या बनाता है, बंध बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले जो बंध हैं, आबंध हैं, वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। तो सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं उन बंध को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक आबंध। तो यहां पे देखिए कार्बन अन्य किसी कार्बन परमाणु के साथ या फिर अन्य परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या बनाता है, सहसंयोजक आबंध। अब ये जो बंध है, सहसंयोजक आबंध है, ये एकल बंध भी हो सकता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आप यहां से नोट कर सकते हैं। एक है एकल आबंध जिसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। दूसरा है द्विवीय आबंध जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। देखिए सहसंयोजक आबंध को हम एक छोटी सरल रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, और एक होता है स्टूडेंट त्रिआबंध। त्रिआबंध जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 छोटी रेखाओं से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन की हम बात करें तो कार्बन सहसंयोजक आबंध बनाता है। और सहसंयोजक आबंध जो है वो हमने देखा एकल आबंध होता है, द्विवीय आबंध होता है, त्रिआबंध होता है, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए एकल बंध हम देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें। देखिए आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, और इसका जो परमाणु भार है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी क्या होगा, 1 प्रोटॉन होगा। चलिए इसकी परमाणुीय संरचना देखते हैं। ये हाइड्रोजन का नाभिक, और ये इसके नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एक और हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं, इसके बाह्यतम कोश में भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन को स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी करेगा, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या बनाएगा, सहसंयोजक आबंध। चलिए देखते हैं। ये हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों ने क्या किए हैं, एक दूसरे से साझेदारी की है 1-1 इलेक्ट्रॉन की। ये क्रॉस से मैंने किसको दर्शाया है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे
कि दोनों हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके भाइतम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसकी बात करें तो इस हाइड्रोजन के भाइतम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, दोनों का अष्टक क्या हुआ, पूरा हुआ, दोनों का भाइतम कोष कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनों से भर गया। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गए, स्थायी हो गए, दोनों ने स्थायित्व को प्राप्त किया। और यहाँ पे दोनों के बीच क्या बना, एकल आबंध। यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया, साझेदारी की। तो हाइड्रोजन के बीच बंध कैसा हो गया, एकल आबंध हो गया। इसी तरह से द्वितीय आबंध को समझते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन परमाणु का। और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए इसकी परमाणुीय संरचना बनाते हैं। ये ऑक्सीजन का नाभिक, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 8। कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6। एक और ऑक्सीजन का परमाणु लेते हैं। ये ऑक्सीजन का नाभिक, ये पहली कक्षा और ये स्टूडेंट दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6। अब देखिए ऑक्सीजन को स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए देखिए इसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 होने कितने चाहिए, दूसरी कक्षा में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये स्थायित्व को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। लेकिन इसके पास तो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और इसको भी कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ये इसका भाइतम कोष किसका, ऑक्सीजन का, और ये दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का भाइतम कोष। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ। कैसे करेगा, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों ने आपस में क्या की है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो कितने इलेक्ट्रॉन और बचे, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4। इसी तरह से जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4। अब देखिए दोनों ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु, ये दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का भाइयतम कोष। तो यहां पे देखिए इस ऑक्सीजन परमाणु में हम देखें तो इसके भाइयतम कोष में 4 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इस ऑक्सीजन परमाणु के भाइयतम कोष में भी 4 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। और दोनों का अष्टक क्या हुआ, पूरा हुआ। दोनों ने स्थायित्व को क्या किया, प्राप्त किया। और कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी की है। इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध कैसा हुआ, डबल बॉन्ड हुआ। कैसा बंध हुआ, डबल बॉन्ड, यानी कि द्वि आबंध हुआ। इसी प्रकार हम त्रि आबंध की बात करें तो हम उदाहरण लेंगे किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु संरचना इसकी देखते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन का नाभिक, नाइट्रोजन का नाभिक, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 7। 2 आपने फिल किए, कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। किस कक्षा में होंगे, दूसरी कक्षा में। 3, 4, 5। एक और नाइट्रोजन का परमाणु लेते हैं। ये नाइट्रोजन का नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। 3, 4 एंड 5। अब यहां पे देखिए
दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितने हैं? 5 है। कितने और चाहिए? 5 और चाहिए। इसी तरह से इसको भी कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये दोनों आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। इनका बाह्यतम कोश यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये नाइट्रोजन का इसका बाह्यतम कोश और ये इस नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश। नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। और ये भी कितने की साझेदारी करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों की। 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब 3-3 की इन्होंने साझेदारी की है तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 2। इसी तरह से इसके पास भी कितने बचे? 1 2। अब देखिए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए इसके बाह्यतम कोश में 3 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाह्यतम कोश में भी 2 3 5 और 3 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, दोनों स्थायित्व को प्राप्त किए। तो यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बंध कैसा बना? त्रिआबंध, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। आशा करता हूं बंध आप सहसंयोजक आबंध जो है वो अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। देखिए स्टूडेंट, आप यहां से नोट कर सकते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है? चलिए स्टूडेंट समझते हैं इसको। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है? तो देखिए 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि कार्बन पूरी आवर्त सारणी में अकेला एक ऐसा तत्व है कि कार्बन के पास एक ऐसी अद्वितीय पावर होती है, एक ऐसा गुण होता है, यूनिक गुण होता है, अद्वितीय गुण होता है। और वो गुण क्या है स्टूडेंट? जो किसी भी पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में ऐसा गुण किसी के पास भी नहीं होता। केवल किसके पास होता है? कार्बन के पास होता है। वो गुण कौन सा है? देखिए कार्बन जो है वो अपने ही समान अन्य कार्बन परमाणु से बंध बनाने की क्षमता रखता है, और ऐसा गुण पूरी आवर्त सारणी में किसी के पास नहीं, केवल किसके पास है? कार्बन के पास। तो इसी को कहते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। देखिए कार्बन क्या करता है? कार्बन अपने ही समान अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बनाने की क्षमता रखता है, और इस गुण के कारण कार्बन के एक लंबी श्रृंखला वाले कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं वो लंबी श्रृंखला में भी बनते हैं, वलय के रूप में भी बनते हैं, और शाखाओं के रूप में भी इसके यौगिकों का निर्माण होता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल को लेकर के आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए CH3 CH2, आगे हम पढ़ेंगे इसको CH2 CH3। इस प्रकार से लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का कार्बन क्या करता है? निर्माण करता है। और ब्रांचेज हम देखें, शाखाओं वाले देखें, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं? शाखित यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के जो शाखाओं वाले यौगिक हैं इस तरह से यौगिकों का निर्माण करता है कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बना करके। और वलय के रूप में हम देखें तो आप बेंजीन का उदाहरण ले सकते हो। ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है स्टूडेंट? बेंजीन का। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ये जो उदाहरण है ये किसका है? बेंजीन का। तो इस तरह से लंबी श्रृंखला वाले शाखाओं वाले यौगिक और वलय के रूप में यौगिकों का निर्माण करता है कौन? कार्बन। कार्बन
अपने ही समान अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बनाने की क्षमता रखता है और उनके साथ बंध बना करके कई प्रकार के लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के इस गुण को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन का गुण। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? श्रृंखलन का गुण, यानी कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, जो केवल किसके पास होती है? ओनली कार्बन के पास होती है, अन्य किसी परमाणु के पास नहीं होती है। एक यहाँ पे देखिए सिलिकॉन का एग्जाम्पल आपको दिया है कि सिलिकॉन परमाणु के पास ऐसा गुण होता है, लेकिन सिलिकॉन में 7 या 8 परमाणु ही आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। लेकिन कार्बन श्रृंखला में कार्बन की हम बात करें तो बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़कर